इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायफ्राम और अंतरापरसुक पेशियाँ। ये दो ऐसी महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं जो ब्रीथिंग के समय या श्वसन क्रिया में अपनी बड़ी भूमिका निभाती है। इन दोनों के क्रिया के फलस्वरूप फेफड़ों के अंदर वायु को भरा जाता है और वायु को श्वसन के पश्चात बाहर निकाला जाता है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं, डायफ्राम और अंतःप्रसुक पेशियाँ। डायफ्राम को हम अंग्रेजी में इस तरह से लिखते हैं, डायफ्राग। और जो अंतरापरसुक पेशियाँ, नाम से स्पष्ट है कि अंतरा का मतलब बीच में या अंदर की तरफ, और परसुक का मतलब हमारी जो रिब्स होती है, और रिब्स के बीच में जो पेशियाँ पाई जाती है, तो इसका मतलब हो गया रिब्स के बीच में जो पसलियाँ होती है, परसुक का मतलब पसलियाँ, तो पसलियों के बीच बीच में जो पेशियाँ पाई जाती है उनको अंतरापरसुक या इनको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि हमारे श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे हमारे फेफड़ों का आयतन बढ़ता है, तो हवा वायुमंडल से फेफड़ों में आके भरती है, फिर आयतन कम होता है, वायु फेफड़ों से बाहर वायुमंडल में चली जाती है। तो किस तरह से काम करते हैं, तो इसके बारे में और इनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं डायफ्राम को। डायफ्राम, तो डायफ्राम होता क्या है, जैसे अगर हम एक अपने शरीर की बात करें, तो ये जैसे अपना शरीर, तो इस हमारी वक्ष गुहा, ये हमारी वक्ष गुहा, और फिर हमारा उदर या उदरीय गुहा, इन दोनों के बीच में एक गुम्बद की तरह एक पर्दा लगा होता है, पट। ये हमारी स्तनधारियों की विशेषता है। जो स्तनधारी है उसकी बहुत महत्वपूर्ण ये एक गुण है, ये विशेषता है कि हमारे वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच में एक गुम्बदाकार एक क्षैतिज पट लगा होता है। और ये पट है हमारी, एक तो वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग अलग करता है, और हमारी जो ब्रीथिंग है, श्वास क्रिया, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये डायफ्राम है क्या, तो ये हमारी वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच में पाए जाने वाला एक क्षैतिज गुम्बदाकार पट है, जिसमें रेडियल मसल्स होती है, अरे पेशियों से ये बना हुआ होता है। ये हमारे स्तनधारियों का एक महत्वपूर्ण गुण है, लक्षण है। तो ये जैसे क्या होता है कि इसमें अरे पेशियाँ पाई जाती है, तो जब ये संकुचित होता है तो ये नीचे की तरफ खिंचता है, यानी उदर की तरफ खिंचता है ये संकुचित होने पर, जिससे वक्ष गुहा का जो आयतन है वो आयतन बढ़ जाता है। मतलब वक्ष गुहा का आयतन है वो थोड़ा चौड़ा हो गया, बढ़ गया, तो इसका वायुदाब कम होने से बाहर से वायु फेफड़ों में आकर भर जाती है, वक्ष गुहा में आ जाती है। जब ये शिथिलित होता है, ये अपने पूर्व पोजीशन में जाता है, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी वक्ष गुहा की तरफ उठता है। या एक बार तो ये इस तरह से चपटा होता है, एक बार ये वापस उठ जाता है इस तरह से। तो जब ये उड़ता है तो वक्ष गुहा का आयतन कम होता है, वायुदाब वक्ष गुहा का बढ़ जाएगा, और वायु है वो फेफड़ों से बाहर चली जाएगी। तो अपन देखेंगे कि किस तरह से ये काम करेगा। तो सबसे पहले जो स्तन, ये डायफ्राम है, ये एक गुम्बद की तरह है। जैसे गुम्बद होता है ऊपर से उठा हुआ, इस तरह से ये गुम्बद है। तो गुम्बदाकार वो क्षैतिज पट है जो वक्ष व उदर गुहा के मध्य पाया जाता है, उदर गुहा के मध्य पाया जाता है। यह अरीय पेशियों से बना होता है। अरीय पेशियों जिसको हम कहते हैं रेडियल मसल्स से बना होता है। रेडियस मसल्स का मतलब होता है जैसे ये एक डायफ्राम है, तो इस तरह से ये डायफ्राम होता है। तो इसमें जैसे यहाँ से ये मांसपेशियाँ एक सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होती है, केंद्र बिंदु से निकलती है, और इसकी परिधि की तरफ या किनारे की तरफ ये मांसपेशियाँ जाती है इस तरह से। तो इस तरह की हम मांसपेशियों को क्या कहते हैं, अरीय पेशियाँ कहेंगे। ये एक इसके केंद्र बिंदु से निकलती है और इसके परिधि की तरफ अर्थात किनारे की तरफ जा रही है मांसपेशियाँ। तो जब ये मांसपेशियाँ सिकुड़ती है तो ये यहाँ नीचे की तरफ यानी उदर गुहा की तरफ आ जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जब ये मांसपेशियाँ शिथिलित होती है
तो ये ऊपर की तरफ उड़ता है अर्थात वक्ष गुहा की तरफ उठ जाता है और वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और फेफड़ों से वायु बाहर चली जाती है। तो इसे कहते हैं, इस कारण हम कह रहे हैं कि ये रेडियल मसल्स का या अरीय पेशियों से बना होता है। यह इसके महत्वपूर्ण एक गुण यह है कि यह स्तनधारियों का एक महत्वपूर्ण गुण है कि जब हम स्तनधारी को लक्षण पढ़ते हैं तो उसमें एक डायफ्राम का नाम आता है। तो ये स्तनधारी जिनको हम मैमल्स कहते हैं, मैमल्स, और एक जो रेप्टाइल है मगरमच्छ, जो उच्च उसका एक विकसित सदस्य है, उसमें भी पाया जाता है, मगरमच्छ में पाया जाता है। अब बात ये आती है कि ये जैसे पर्दा है, अगर इसमें कोई भी तरह का नुकसान होता है या इसमें मान लीजिए कोई छेद हो जाता है या इसको नुकसान होता है, ये फट जाता है, तो श्वास क्रिया बंद हो जाती है। और मैक्सिमम जब छाती में चोट लगती है तो डायफ्राम को नुकसान होने पर या फेफड़ों को नुकसान होने पर ब्रीथिंग क्रिया बंद हो जाती है। तो यदि इसमें कोई नुकसान या छेद होने पर नुकसान या छेद कर दिया जाए तो श्वसन क्रिया बंद हो जाती है, श्वसन क्रिया बंद हो जाती है। और वो भी कौन सी श्वसन क्रिया? वायु को फेफड़ों में भरने की क्रिया। फेफड़ों में वायु नहीं भर सकेंगे क्योंकि वायु दाब में परिवर्तन नहीं होगा, और दाब में परिवर्तन नहीं होगा तो फेफड़ों का और वायुमंडल का दाब समान रहेगा, तो हम वायु को फेफड़ों में नहीं भर पाएंगे। अर्थात जो श्वसन क्रिया है, फेफड़ों में हवा भरने की जो क्रिया है वो बंद हो जाएगी। अब ये काम कैसे करता है, इसकी कार्य प्रणाली देखते हैं। देखो कार्य प्रणाली, आखिर ये काम कैसे कर रहा है। तो देखो, जब डायफ्राम की पेशियां संकुचित होती है, जब इनमें संकुचन होता है तो ये चपटा हो जाता है, अर्थात उदर गुहा की ओर नीचे की ओर आ जाता है, मतलब अपन ये देखें कि ये जैसे पहले पोजीशन इसकी ये थी, तो ये जब संकुचित होता है तो चपटा होकर नीचे उधर की तरफ आ जाएगा, इस तरह से। ये तो इससे पहले ये इस तरह से उठा हुआ था, अब नीचे की तरफ आ गया, तो ये देखो ये आयतन ज़्यादा बढ़ गया। तो ये जब ये संकुचित होता है, इसकी पेशियां पेश संकुचित होती है तो ये चपटा हो जाता है, चपटा होकर उदर गुहा के तरफ यानी नीचे की तरफ आ जाता है। अब जिससे क्या होगा, जिससे वक्ष गुहा, जो छाती की गुहा है, वक्ष गुहा का आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसकी जो आयतन है वो बढ़ जाता है। तो उसका आयतन है वो बढ़ जाता है, और जिससे वक्ष गुहा का वायुदाब वायुमंडल से कम हो जाता है और वायुमंडल से फेफड़ों में भर जाती है, और वायु फेफड़ों में आकर भर गई। अब कुछ ही समय पश्चात जैसे ही वायु कुपिकाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसीय विनिमय हो जाएगा, गैसीय एक्सचेंज पूरा हो जाता है, तो ये कुछ ही समय में ये कंप्लीट हो जाता है। तब क्या होता है, कुछ समय पश्चात ये जो डायफ्राम है तो उसकी पेशियां वापस पूर्व स्थिति में आती है, यानी जब डायफ्राम की पेशियां शिथिलित होती है, शिथिलित का मतलब ये वापस अपनी पहले वाले गुंबदाकार स्थिति में जाएगा। तो इसका मतलब है वक्ष गुहा का आयतन है वो कम होगा। तो जब पेशी शिथिलित होती है तो वक्ष गुहा शिथिल होती है, तो यह वक्ष गुहा की ओर
ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर उठेगा तो क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। अब जब आयतन कम हो जाता है तो हवा तो पहले भरी हुई थी, तो हवा भरी हुई थी तो क्या होगा, फेफड़ों में वायुदाब वायुमंडल से अधिक हो जाता है। उस स्थिति में क्या होता है कि फेफड़ों में जो वायु भरी है उसका वायुदाब वायुमंडल से अधिक हो जाता है, और अधिक हम जानते हैं कि वायु अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर जाएगी, और वायु है वो फेफड़ों से वायुमंडल में बाहर चली जाती है, बाहर चली जाएगी। तो इस तरह से ये काम करेगा हमारा डायफ्राम। तो ये दो स्थितियाँ हो गई। तो जब इसकी पेशियाँ संकुचित होती है तो वक्ष गुहा का आयतन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये ऊर्ध्वगामी की तरफ नीचे की तरफ चपटा हो जाता है, और वायुमंडल का दाब फेफड़ों के अंदर वायुमंडल का दाब कम रहता है, तो वायुमंडल से वायु है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवेश कर जाती है और फेफड़े वायु से भर जाते हैं। लेकिन जैसे ही इस डायफ्राम की पेशियाँ शिथिलित होती है, ये ऊपर की ओर उठता है, यानी वक्ष गुहा की तरफ उठेगा, और वायु गुहा जो वक्ष गुहा है उस पर दाब डालकर उसका आयतन को कम करेगा, और फेफड़ों से वायु दाब वायुमंडल से अधिक होकर वायु है वो फेफड़ों में बाहर चली जाती है। तो इस तरह से हमारा डायफ्राम है वो काम करता है। अब इसके समकक्ष एक रचना और है जिसको हम कह रहे हैं इंटरकोस्टल मसल्स, अंतरा परसुक पेशियाँ। अब ये भी इसी तरह का काम करेगी कि ये पसलियों को ऊपर की, ये तो नीचे का एक पर्दा लगा हुआ है, और हमारा एक जो पसलियों का पिंजरा बना हुआ है उसको भी ऊपर उठाया जाता है और नीचे ले जाया जाता है। तो अंतरा परसुक पेशियाँ जिसको हम कह रहे हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो देखिए ये इस तरह से हमारी ये जैसे स्टर्नम है, और यहाँ पर ये एक पसलियों का पिंजरा बना हुआ है, पीछे की तरफ जाता है, तो ये नीचे ये घुमंदाकार पर्दा लगा हुआ डायफ्राम, तो डायफ्राम तो नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये पसलियाँ ऊपर और नीचे होती है, तो जब ये ऊपर की तरफ आएगी तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है, जब ये नीचे की तरफ जाती है तो वक्ष गुहा का आयतन कम होता है। तो इसको पसलियों को ऊपर उठाने के लिए और वापस नीचे ले जाने के लिए इनके बीच बीच में, इन पसलियों के बीच बीच में पेशियाँ पाई जाती है, मसल्स पाई जाती है इनके बीच बीच में, देखिए इस तरह से। तो इन पेशियों के इन जो हमारी पसलियाँ हैं, रिब्स है, रिब्स के बीच बीच में जो ये पेशियाँ पाई जा रही है, इन पेशियों को हम अंतरापरसुक पेशियाँ या इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। चूँकि हमारे अंदर 12 जोड़ी रिब्स यानी ये आपकी पसलियाँ पाई जाती है, इनके बीच में 11 जोड़ी पेशियाँ पाई जाती है, याद रखिएगा। 12 जोड़ी तो रिब्स होती है, 24 टोटल, और इनके बीच में 11 जोड़ी पेशियाँ पाई जाती है। ये हमारी कहाँ पाई जाती है, रिब्स के बीच बीच में पाई जाती है, बीच बीच में पाई जाती है। नाम से स्पष्ट है, अंतरापरसुक, परसुक यानी हमारी जो पसलियाँ हैं, और पेशियाँ अंतर मतलब पसलियों के बीच में पाई जाने वाली पेशियाँ को इंटरकोस्टल मसल्स या अंतरापरसुक पेशियाँ कहते हैं। अब ये दो तरह की होती है, एक तो पसलियों को ऊपर की ओर उठाने वाली और एक वापस नीचे की तरफ ले जाने वाली, ये दो तरह की अंतरापरसुक पेशियाँ होती है। तो ये दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहले देखिए, जो पसलियों को ऊपर की तरफ उठाएगी, जो पसलियों को ऊपर की ओर उठाएगी जिससे आयतन बढ़ेगा, तो उनको हम कहेंगे बाह्य अंतरापरसुक पेशियाँ। तो बाह्य को हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, या इनको शॉर्ट में कह देंगे अपन EICM, इस तरह से इसको शॉर्ट में कह देंगे। इससे एक्सटर्नल, आई से इंटर्न, सी से कोस्टल और एम से मसल्स, EICM, या इसको कह देंगे बाह्य अंतरापरसुक पेशियाँ
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये क्या होती है? ये 11 जोड़ी होती है, ये 11 जोड़ी है। और ये क्या होती है, किस तरह से पाई जाती है? ये मतलब जैसे जो प्रत्येक EICM है, मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, वो एक पसली के पृष्ठ सतह से चालू होती है। पृष्ठ सतह से, याद रखिएगा, पृष्ठ सतह से प्रारंभ होकर, पृष्ठ सतह हो गया हमारी फेफड़ों, हमारी जो कशेरुक दंड है उसके साइड वाली सतह। तो पृष्ठ सतह से प्रारंभ होकर जो पिछली, इससे पिछली, जस्ट इसके जो पिछली पसली है, जो पसली है उसकी अधर सतह पर समाप्त होती है। मतलब जैसे ये एक पेशी है और ये दूसरी पेशी है, तो ये जैसे ये पेशी है, इसकी ये पृष्ठ सतह पर, ये पृष्ठ सतह से चालू होकर इसके नीचे अधर सतह पर जाएगी, ये इस तरह से। तो ये इस तरह से काम होगा। तो इसके पृष्ठ सतह से और ये इसके नीचे से अधर सतह जुड़ी हुई है। तो जैसे ही ये क्या होगा, ये पेशी संकुचित होगी तो ये पसलियों को ऊपर की ओर उठा लेगी। तो इसका मतलब है ये निश्वसन अर्थात वायु को फेफड़ों में भरना में सहायक है। तो ये वायु, निश्वसन का मतलब होता है वायु को फेफड़ों में भरना। तो बाह्य जो अंतराप्रसुक पेशियां होती है वो पसलियों को ऊपर की तरफ उठाकर आयतन को बढ़ा देती है। और इसके ठीक विपरीत काम करने वाली दूसरी प्रकार की हो गई अंतराप्रसुक पेशियां, जिसको हम कहेंगे अंतः हो गया इंटरकोस्टल मसल्स। इसको शॉर्ट में कह देंगे हमें IICM। आई से इंटरनल, आई से इंटर, सी से कोस्टल, एम से मसल्स, IICM। ये भी 11 जोड़ी पाई जाती है। ये भी कैसी होती है? 11 जोड़ी होती है। और ये क्या करती है, जैसे प्रत्येक IICM पसली की अधर सतह से, ये अधर सतह से प्रारंभ होती है। अधर सतह से प्रारंभ होकर जो इसके पिछली पसली होती है, पिछली पसली की पृष्ठ सतह पर समाप्त होती है। मतलब एक पेशी तो मान लीजिए ये है, दूसरी पेशी ये है, तो एक के ये जैसे यहाँ अधर सतह से चालू होगी, पिछली पेशी के पृष्ठ सतह पर ये समाप्त होगी। ये अधर सतह से नीचे से चालू है, इसके पृष्ठ सतह पर जुड़ी हुई है। ये नीचे चालू है, इसके पृष्ठ सतह पर जुड़ी हुई है, इस तरह से। तो इस तरह से ये जो पसलियां वो नीचे की तरफ खींचेगी, इसका मतलब ये उच्च श्वसन है। इसको मतलब है वायु को फेफड़ों से बाहर निकालना में सहायक है। तो इस तरह से हमने दो डायफ्राम और अंतराप्रसुक पेशियां पढ़ी है, जिनके सम्मिलित गतिविधि से हमारी श्वसन की क्रिया है वो सफलतापूर्वक हम फेफड़ों में वायु को भर पाते हैं और वायु को बाहर निकाल पाते हैं। अगर इनमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ होती है तो श्वसन क्रिया प्रभावित होती है, फेफड़ों में वायु को भरना और निकालना मुश्किल हो जाता है। तो दोनों ही संरचना है वो महत्वपूर्ण है। एक तो है हमारा डायफ्राम, जिसको हमने पढ़ा है,
और दूसरा हो गया हमारा, ये हमारा डायफ्राम, और दूसरी हमने पढ़ी है ये हमारी इंटरकोस्टल मसल्स। तो आप इनको देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फेफड़ों के बारे में पढ़ेंगे, फेफड़ों के लंग्स के संरचना के बारे में।